हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या है। तो इसरो के किस सैटेलाइट को स्पेस एक्स का रॉकेट लॉन्च करेगा और ऐसा क्या हुआ है कि एलन मस्क की कंपनी को ये काम सौंपा गया है, इसरो क्यों नहीं कर रहा है ये काम, जरूरी बात है। महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं, भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का समझौता किया है, 7वें भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक किस शहर में हुई है, क्या क्या फैसले लिए गए वहाँ पर, किस देश में स्थित माउंट लेवोटोबी लकी ज्वालामुखी फट गया है और लगातार उसमें विस्फोट हो रहा है, राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी NALSA उसका कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस द्वीप समूह में 1156 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया है और वहां पर सबमरीन केबल भी डाला गया है। इंपॉर्टेंट बात, मैप के जरिए बहुत सारे चीज़ें बताएंगे आपको। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और सबसे पहले इन्फॉर्मेशन रिमाइंडर कि 2023 का यानी पिछले साल का टोटल मैराथन वीडियो अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा, देखिए ज़रूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसका PDF भी मिल जाएगा एक मेंबरशिप प्लान के जरिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और पहला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL ने इसरो के किस सैटेलाइट को स्पेस एक्स के रॉकेट फाल्कन 9 की मदद से लॉन्च करने की घोषणा की है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है? इसरो का कॉमर्शियल आर्म है। कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी अगर इसरो को करना होता है तो वो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड से ही करवाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है GSAT-20 और नया नाम हो गया है GSAT-N2, ठीक है। तो दोनों नाम आप ध्यान रखिएगा। और ये न्यूज़ देख रहे हैं द हिंदू का, ये खबर जैसे ही आई वैसे ही भारत सहित दुनिया में के अखबारों में ये खबरें खूब प्रकाशित हुई हैं, चर्चा में रही। तो इसरो की कमर्शियल पार्टनर यानी NSIL ने ये 3 जनवरी को इसकी घोषणा की है और ऐसा पहली बार होगा जब इसरो अपने सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का इस्तेमाल करने जा रही है। तो GSAT-20 या फिर नया नाम जो उसका है GSAT-N2 वो टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, उसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लॉन्च के लिए किस रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा? फाल्कन 9, ठीक है। स्पेस एक्स का रॉकेट है फाल्कन 9। तो इसरो का जो कमर्शियल आर्म है NSIL, उसने ये कहा है कि लॉन्चिंग कब होगी, उसने ये बताया है कि कब होगी। तो 2024 की दूसरी तिमाही में होने की संभावना है, ठीक है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि इसरो ने स्पेस एक्स से मदद क्यों मांगी है, आखिर क्यों, जब इसके पास खुद ही अच्छा खासा रॉकेट का पूरी श्रृंखला है, ढेर सारे रॉकेट हैं, जैसे ये सब दिखा दे रहा हूँ मैं, इतने सारे रॉकेट हैं, मजबूत रॉकेट है, तो क्यों आखिर स्पेस एक्स के पास जाना पड़ा है? देखिए इसकी वजह है। इसकी वजह क्या है? ये जो सैटेलाइट है ना GSAT-N2 या कहें GSAT-20, इसका वजन 4700 किलोग्राम है, यानी 4700 किलोग्राम है। और भारत के जो तमाम रॉकेट है ना, उसकी जो कैपेसिटी वो 4000 से ज़्यादा किलोग्राम के भारी वजन का सैटेलाइट उसको लॉन्च करने की क्षमता नहीं है अभी इसरो के पास। जैसे कई सारे जो सैटेलाइट मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पर, SLV, ASLV, PSLV, GSLV, GSLV Mark 3, ये सब है। तो सबसे जो मजबूत है ना इसरो के पास जो रॉकेट इस वक्त GSLV Mark 3, उसकी जो कैपेसिटी है वो 4000 किलोग्राम वजन के कोई भी सामान को ले जाने की, या तो सैटेलाइट हो या कुछ भी हो, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं ले जा सकता है इसरो डेवलप कर रहा है, अपने नए नए रॉकेट बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी वर्तमान जो स्थिति है उसमें क्या है कि 4000 किलोग्राम से ज़्यादा वजन का अगर कोई सैटेलाइट है तो उसको लॉन्च नहीं कर सकता इसरो। तो इसी वजह से एलन मस्क की जो कंपनी है, स्पेस एजेंसी है, स्पेस एक्स कहिए उसको, ठीक है, तो उसके साथ मिलकर काम करने का ये फैसला लिया गया। उसके ढेर सारे ये रॉकेट हैं, फाल्कन 9, फाल्कन हेवी B5, मतलब भयानक रॉकेट है उसके पास, और वो भारी से भारी जो सामान है उसको अंतरिक्ष में पहुंचा सकता है। अच्छा, इससे पहले इसरो जो है ना वो भारी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए
फ्रांस के नेतृत्व वाले जो एरियन स्पेस कंसोर्टियम है उस पर निर्भर हुआ करता था। मैंने पहले कई बार बताया हुआ है, पिछले साल एक आध रॉकेट लॉन्च हुए थे, एक आध सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, वो जो भारी वजन का था तो उसको फ्रांस की मदद से भेजा गया था। लेकिन अब चूँकि स्पेस एक्स ने और सस्ता, बहुत ही सस्ता रॉकेट लॉन्चिंग का काम जो है वो तेज़ी से करना शुरू कर दिया है, तो ऐसे में इसरो ने ये काम किया है कि मदद ली है किसकी, स्पेस एक्स की, और फाल्कन 9 रॉकेट से उसको भेजा जाएगा। वजन कितना है, 4700 किलोग्राम। तो क्या करेगा ये सैटेलाइट, तो GSAT-20 यानी नया नाम उसका GSAT-N2 है, वो एक टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। विशेष रूप से दूर दराज के जो इलाके हैं ना, वहाँ पर कम्युनिकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया। अनिवार्य रूप से ये दूर दराज के क्षेत्र में यानी रिमोट एरिया में ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सुविधा देगा, और इसकी मदद से 48 Gbps की स्पीड का सैटेलाइट इंटरनेट सुविधा मिल जाएगी। कहाँ पर इससे सुविधा ली जाएगी, तो देखिए कई जगह, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। हालांकि चेन्नई से लेकर वहाँ तक एक केबल है, समुद्री केबल है जिससे इंटरनेट चलता है, लेकिन ऐसी और सी जगह है जहाँ पर हमें अपने आप को मजबूत बनाए रखना है, क्योंकि वहाँ पर पूरा सेना का एक बल भी है और उसको एक मजबूत इंटरनेट भी चाहिए। इसके अलावा जैसे लक्षद्वीप वगैरह है, कुछ पहाड़ी इलाके हैं, ओके, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, इन सब जगहों पर ज़रूरत है कि कम्युनिकेशन सिस्टम और बेहतर हो, तो उसके लिए सैटेलाइट के ज़रिए ही ये काम किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए डील किसने की है, NSIL ने की है, ओके, जो इसरो का कॉमर्शियल आर्म है यानी वाणिज्यिक हिस्सा है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो उसी ने एग्रीमेंट किया है स्पेस एक्स के साथ, और उसके बाद वो काम किया जाएगा। स्पेस एक्स के बारे में आप जानते होंगे, 2002 में अमेरिकी इंजीनियर एलन मस्क ने इसकी स्थापना की थी, और ये स्पेस ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देने वाली एक कंपनी है। ये स्पेस में लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट भेजने वाली पहली प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं। स्पेस एक्स ने वर्ष 2008 में फाल्कन 1 को लॉन्च किया था, और उसके बाद से लगातार उसने ढेर सारे सफल लॉन्चिंग की है। और ख़ास बात है कि इसके जो रॉकेट है ना, वो वापस आते हैं, यानी रीयूजेबल रॉकेट होते हैं इसके, ओके। और इसी के रॉकेट से अभी जो पिछले कुछ साल से जो अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री हैं वो ISS में पहुंच रहे हैं, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात, अब बात कर लेते हैं इसरो की। इसरो के चेयरपर्सन कौन है, S सोमनाथ। और NSIL की बात हुई है कई बार, तो उसके CMD कौन है, यानी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, वो है राधाकृष्णन दुरईराज। मुझे लगता है पूरी बात समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और पसंद आ रहा हो लाइक बटन जरूर दबा देना और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन होगा अगला, महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी DGP कौन बन गई है, किनको नियुक्त किया गया? आंसर होगा इसका रश्मि शुक्ला। क्या नाम है, रश्मि शुक्ला। वो 1988 बैच की IPS अधिकारी है, और न्यूज़ भी देख रहे हैं। रश्मि शुक्ला बिकम महाराष्ट्र फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP, ओके। और फोटोग्राफ दिखा देना चाहता हूँ, ये रहा फोटोग्राफ, और ये महाराष्ट्र का मैप है इधर। तो महाराष्ट्र सरकार ने 4 जनवरी को उनको राज्य का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है, और इस पद पर पहुंचने वाली वो पहली महिला पुलिस अधिकारी है, यानी महाराष्ट्र की DGP बनने वाली पहली महिला। इससे पहले वहाँ पर DGP थे रजनीश सेठ, तो रिटायरमेंट हो गया, और उसके बाद अब इनको बनाया गया है। इनके बारे में कुछ बता दूं, रश्मि शुक्ला के बारे में, वो इससे पहले DGP बनने से पहले SSB यानी सशस्त्र सीमा बल, वहाँ पर वो सेंट्रल डिप्यूटेशन में थी, और उन्होंने फरवरी 2021 में CRPF का एडिशनल डायरेक्टर जनरल के रूप में भी काम किया था, निभाया था काम। ठीक है, महाराष्ट्र की बात हो रही है, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, एकनाथ शिंदे। गवर्नर कौन है, रमेश बैस। राजधानी मुंबई है, और नागपुर भी है शीतकालीन। लेकिन अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? न्यू वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ
आंसर होगा दिनेश कुमार त्रिपाठी। उनके पद का नाम क्या है? वाइस एडमिरल कहेंगे उनको, ठीक है, वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। और वो अब हो गए हैं वाइस चीफ ऑफ द इंडियन नेवी। ओके, अच्छा, इंडियन नेवी के चीफ कौन है इस वक्त? एडमिरल आर हरि कुमार। ओके, हालांकि उनका 30 अप्रैल को रिटायरमेंट है। और उसके बाद सीनियर मोस्ट अधिकारी यही हैं। एक बार न्यूज़ तो देख लीजिए आप द हिंदू में। और ये रहा फोटोग्राफ इनका, दिनेश कुमार त्रिपाठी का। इन्होंने इंडियन नेवी कब ज्वाइन किया था? 1986 में ज्वाइन किया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 7वें भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक किस शहर में जनवरी 2024 में हुई, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिस्सा लिया है? आंसर होगा काठमांडू, ठीक है, काठमांडू। और ये फोटोग्राफ भी देख रहे हैं आप। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर वर्ष 2024 में पहली विदेश यात्रा पर नेपाल पहुंचे। बात हो रही इस साल की, 2024 की, ठीक है। तो 4 जनवरी को ये मीटिंग हुई है 7वीं भारत नेपाल आयोग की। ओके, ये आयोग बना हुआ है दोनों देशों के जो विदेश मंत्री स्तर के जो भी टीम है वो पूरी की पूरी बातचीत करती है अलग अलग मुद्दों पर। बहुत सारे समझौते होते हैं। तो नेपाल के जो विदेश मंत्री हुए NP सऊद हैं, तो उनके साथ ये 7वें भारत नेपाल संयुक्त आयोग की मीटिंग हुई है और 4 महत्वपूर्ण समझौते भी हुए। ओके, तो एस जयशंकर वो इससे पहले वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल प्रचंड उनसे भी मुलाकात की। और इस दौरान सभी ने कहा, दोनों तरफ देशों के नेताओं ने, कि भारत और नेपाल के बीच में सदियों पुराना रोटी बेटी का संबंध है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत ने किस पड़ोसी देश से अगले 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का समझौता किया? आंसर होगा इसका नेपाल, ठीक है। नेपाल में जो मीटिंग हुई है ये 7वीं इंडिया नेपाल जॉइंट कमीशन की, यानी 7वें भारत नेपाल संयुक्त आयोग की। तो उसी के दौरान ये कुछ समझौते भी हुए हैं। 4 प्रमुख समझौते हुए हैं। नेपाल यहाँ पर मैप में देख रहे हैं आप। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये ट्वीट किया है, उसमें ये बातें कही हैं कि कौन कौन से समझौते हुए हैं। एक तो है सामुदायिक विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन होगा, मतलब इम्प्लीमेंटेशन होगा वहाँ पर, जो सामुदायिक जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं उन सबको। दूसरी बात है दीर्घकालिक विद्युत व्यापार, यानी लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड। इसमें यह है कि 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली भारत आयात करेगा नेपाल से। तीसरा कौन सी बात है? कॉपरेशन इन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट, यानी नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास में सहयोग। और चौथा है मुनल सैटेलाइट, नेपाल का ये सैटेलाइट है और उसमें भारत सहयोग कर रहा है, ठीक है। तो ये 4 जो मेजर जो एग्रीमेंट हुए हैं, एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने ट्वीट करके ये बताया है। और इसके अलावा जो अब कुछ वक्त पहले ही अभी हाल ही में जो नेपाल में भूकंप आया था, तो उसके लिए राहत पैकेज भी दिया गया है। ओके, और इस दौरान 3 क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन भी जो है ना उसको इनॉग्रेट किया गया। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट बात। नेपाल की बात कर रहे थे हम लोग। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? मैंने अभी बताया कुछ वक्त पहले ही। राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडेल और प्राइम मिनिस्टर है पुष्प कमल दहल प्रचंड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि 2023 का PDF अवेलेबल है, पूरा मैराथन। और अगर आप तमाम एग्जामिनेशंस की तैयारी करना चाहते हैं तो ये मेंबरशिप प्लान आपके बहुत काम आ सकता है। करंट फोर्स की तैयारी लगभग आपकी हो जाएगी तमाम एग्जामिनेशन में। इस मेंबरशिप प्लान के ज़रिए आपको अगले 1 साल तक यानी 365 दिनों तक करंट फोर्स का PDF, मॉक टेस्ट वगैरह की सुविधा मिलती है। PDF कई तरीके के होते हैं, 1 लाइनर, MCQ नोट्स होता है, और वो भी वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। और साथ में वीडियो का लिंक भी होता है। जैसे आप डिटेल देख रहे हैं, किसी चीज़ को विजुअली समझना है तो वहाँ पर वीडियो का लिंक भी अवेलेबल रहता है। और डेली का जो वीडियो है आप ऐप पर भी वो देख सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ भी है करंट फोर्स का, डेली करंट फोर्स टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट। इसके अलावा इतने तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल हैं जिसमें तमाम सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका जो प्राइस है वो बहुत ही मामूली रखा गया है आप सबको देखते हुए।
एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं उन सबको देखते हुए, ठीक है। और ये हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ भी कांटेक्ट आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस देश में स्थित ज्वालामुखी माउंट लेवोटोबी लाकी विस्फोट के साथ फट गया और हजारों लोगों को इलाके से बाहर निकालना पड़ गया? आंसर का इसका इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया में। और न्यूज़ भी देख रहे हैं कि हजारों लोगों को निकाला गया है और इंडोनेशियन जो वॉल्केनो है यानी ज्वालामुखी है वो फट गया है। फोटोग्राफ आप देख लीजिए यहाँ पर। 1 जनवरी को ज़बरदस्त विस्फोट हुआ है यहाँ पर। उससे पहले भी छोटे मोटे विस्फोट हुए, लेकिन ये 1 जनवरी को बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है। तो मैं इसको ना एक बार मैप के ज़रिए भी दिखा देना चाहता हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। 3D मैप के ज़रिए आपको मैं बताऊँगा। ओके, तो आप चलते हैं मैप पे और मेरे बगल में आप देख रहे हैं अर्थ और ये रहा अपना प्यारा भारत। और अब चलते हैं इंडोनेशिया की ओर। इंडोनेशिया कहाँ है? द्वीपों का देश है, बहुत सारे द्वीप हैं यहाँ पर, ठीक है। इसकी राजधानी जो है जकार्ता है। प्रेसिडेंट है यहाँ के जोको विडोडो। मुद्रा है यहाँ की इंडोनेशियन रुपया। आबादी लगभग 28 करोड़ के आसपास है। ओके, तो यहीं पर ढेर सारे यहाँ ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। करीब 130 सक्रिय ज्वालामुखी हैं यहाँ पर, जो अलग अलग समय पर फटते रहते हैं। कुछ तो इतने ज़्यादा हैं कि लगातार फटते रहते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो अभी जो ये फटा है ना लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी, ये यहाँ पर है। ये जुड़वा ज्वालामुखी है और किस द्वीप पर है? तो फ्लोर्स द्वीप पर है, ठीक है, फ्लोर्स द्वीप पर। एक बार और नज़दीक चलते हैं और 3D मैप के ज़रिए इस चीज़ को, ये ज्वालामुखी को दिखाते हैं, ठीक है। तो ये ज्वालामुखी जुड़वा है जो आप देख रहे हैं, जुड़वा ज्वालामुखी। लोबोटोबी लाकी नाम है इसका। तो ये इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन में सवाल हो सकता है कि जुड़वा ज्वालामुखी का नाम बताएं जो फट गया जनवरी में, या फिर ये कहें कि ये कहाँ पर स्थित है, किस देश में स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है, ठीक है। इंडोनेशिया में यहाँ पर ये स्थित है। यह ज्वालामुखी पिछले कई दिनों से फट रहा है और हालत ये हुई है फटने का असर कि करीब 1.5 किलोमीटर ऊंचा, मतलब उतनी ऊंचाई तक इसका ज्वालामुखी का राख पहुंच गया, 1.5 किलोमीटर तक। 1 जनवरी को भी फटा, 2 जनवरी को भी फटा, विस्फोट दर्ज किया गया है, ठीक है। और इसका धुआं इतना गहरा था, ज़्यादा था कि 80 किलोमीटर दूर फ्रांस सेडा हवाई अड्डा जो ना उसको भी बंद कर देना पड़ा था। ओके, देखिए दुनिया का जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है ना वो इंडोनेशिया में। वैसे दुनिया में टोटल एक्टिव जो ज्वालामुखी है, वोल्केनो है, वो 1500 के करीब है, ठीक है। इनमें से सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है, 130। 7 ज्वालामुखी तो पिछले 2 साल में लगातार वहाँ विस्फोट हुआ है, जिसे करकाटाऊ है, माउंट मेरापी है, लोबोटोलोक है, कारागेटांग है, सेमेरू है, ईबू है, इकोनो है, ये सब है। और अब हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें भी विस्फोट हुआ है। तो लगातार ये विस्फोट हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है वहाँ पर? आखिर क्या बात है कि यहाँ सबसे ज़्यादा दुनिया में ज्वालामुखी है? इसकी वजह है इस मैप के ज़रिए देखिए आप। ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ये जो रेड कलर में आप देख रहे हैं ना, ये प्रशांत महासागर है बीच में और ये उसके किनारे किनारे ये सब है रेड कलर में। इसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। यहाँ पर भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। इस इलाके में सबसे ज़्यादा भौगोलिक और भूगर्भीय गतिविधियाँ होती हैं। इंडोनेशिया जिस जगह पर है ना, इंडोनेशिया यहाँ पर है, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा यहाँ पर देख रहे हैं रेड कलर में, वो ढक गया है। तो वहाँ पर यूरेशियन जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं वो दक्षिण की ओर खिसक रही हैं, तो इंडियन ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेटें जो ना वो उत्तर की ओर खिसक रही हैं, इधर से उस तरफ खिसक रही हैं। तो ऐसे में क्या है, ये पूरा जो ना ये टकराव और खिंचाव की वजह से ये ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, ठीक है। एक छिद्र बनता है और उसकी वजह से वो विस्फोट हो जाता है और फिर लगातार ज्वालामुखी या भूकंप वगैरह का भी खतरा रहता है। अभी हाल ही में जो जापान में भूकंप आया था 7.6 रिक्टर स्केल का, जापान जो है ना वो यहाँ पर है, इस जगह पर है, ठीक है। ये भी इस जगह पर आप देख रहे हैं कि ये 1, 2 और ये 3, मतलब यहाँ पर भी ट्रायंगुलर है और यहाँ पर
टेक्टोनिक प्लेटों का टकराव अक्सर होता है, इसलिए जापान में भूकंप भी आता है। ठीक है, तो अब सवाल यह है कि ज्वालामुखी क्या है और कैसे फटता है। कुछ बेसिक बातें तो होनी चाहिए जानकारी, एग्जामिनेशन में ऐसे ही करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। देखिए, ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में बात करने से पहले यह जानना जरूरी है कि ज्वालामुखी है क्या। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह में एक उद्घाटन है या टूटना कहिए। इसके पहले मैं बताऊं कि जो पृथ्वी है ना, उसका जो ऊपरी लेयर है यानी टेक्टोनिक प्लेट है, वो अलग अलग समय में जिस तरह से ये आप देख रहे हैं, ये अलग अलग होकर और ये लगातार घूम रहे हैं। अभी भी ये सारे टेक्टोनिक प्लेटें जो है ना वो सक्रिय हैं। जैसे हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, मतलब इंडियन प्लेट जाकर टक्कर लग गई यूरेशियन प्लेट में और हिमालय का निर्माण हुआ। तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ जगह छिद्र रहते हैं। ठीक है, कुछ जगह ऐसा होता है जो गर्म तरल और अर्ध तरल जो चट्टान होती हैं वो बाहर निकलते हैं। ज्वालामुखी राख, गैस, ये सब बाहर निकलते हैं। अगर सामान्य शब्दों में अगर कहें इसको समझने के लिए, तो ज्वालामुखी जो है ना पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या छिद्र है या कहें वेंट है जिसके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग का, यानी जो ये मैग्मा है, ये पिघली चट्टानें हैं, गैसें हैं, वो बाहर की ओर आती हैं। पृथ्वी के मेटल यानी पृथ्वी के जो 3 हिस्से में से एक है, वो एक कमज़ोर क्षेत्र होता है जिसे स्टेनोस्फेयर कहा जाता है और मैग्मा इसी में मौजूद रहता है। ज्वालामुखी हॉट स्पॉट वो जगह होते हैं और ऐसे स्थान पर पाए जाते हैं जहाँ पर पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें जो है ना वो आपस में मिलती हैं। ठीक है, ये जो मैंने दिखाया आपको, ये इस तरह से टेक्टोनिक प्लेटें जो है ना आपस में जहाँ जहाँ मिल रही हैं वहाँ पर छिद्र होने की संभावना ज़्यादा होती है। समुद्र के भीतर अनुमानित 1 मिलियन यानी 10 लाख ज्वालामुखी है अंदर ही अंदर, और उनमें अधिकांश जो है वो टेक्टोनिक प्लेटों के आसपास स्थित है। जब टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं तो इससे तापमान और दबाव बढ़ता है और इसके बाद मैग्मा जो है ना वो उसके लिए छिद्र बन जाता है, मतलब वो पिघला हुआ जो चीज़ है वो बाहर आता है। ठीक है, तो यही जो मैग्मा है ना पृथ्वी के आंतरिक परत से बाहर आता है, उसको हम लावा कहते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि ये बेसिक बातें आप समझ चुके होंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड मतलब बहुत कुछ हो जाता है, आपका साइंस भी हो गया, ठीक है, इसी से रिलेटेड हो गया, भूगोल भी हो गया, सब कुछ हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों को, और ये भी बता दीजिए कैसा लग रहा है। कोई सुझाव हो तो वो भी बताइए हमें। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी NALSA उसका कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? आंसर का जस्टिस संजीव खन्ना। क्या नाम है? जस्टिस संजीव खन्ना। और ये न्यूज़ देख रहे हैं बार एंड बेंच, एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लीगल रिपोर्टिंग करता है। ठीक है, तो उसकी क्लिपिंग मैंने यहाँ पर लगाई है। तो द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने ये नियुक्त किया है, इनको कार्यकारी हैं, और ये रहा फोटोग्राफ इनका। किसकी जगह ली है? तो एसके कौल की जगह ली है। एसके कौल जो है ना वो पिछले साल 25 दिसंबर को रिटायर हो गए थे, पद खाली पड़ा हुआ था, तो उसके बाद इनको कार्यकारी अध्यक्ष का एक महत्वपूर्ण पद दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में जो सेकंड सीनियर मोस्ट होता है ना, जैसे सीनियर मोस्ट तो हो गए CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस DY चंद्रचूड़, तो उनके बाद जो सीनियर है, सेकंड स्थान है, वो है जस्टिस संजीव खन्ना का। और ये परंपरा रही है कि ये जो पद है वो सेकंड मोस्ट जो सीनियर है उसको दिया जाए। ठीक है, तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। इसका गठन जो है ना वो समाज के कमज़ोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया था। उद्देश्य ये कि विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान हो जाए, लोक अदालतों का के जरिए हो जाए। कुछ कार्य हैं इसके महत्वपूर्ण जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं
क्या क्या काम है मुख्य तौर पर? तो निःशुल्क कानूनी सेवाएं देना, ठीक है। दूसरा है लोक अदालतों का गठन करना। लोक अदालत मतलब जल्दी से मामला खत्म हो आपसी सहमति से। और तीसरी इसके पास जिम्मा है कानूनी जागरूकता कार्यक्रम, ठीक है। तो ये सब इसकी जिम्मेदारियां हैं। निःशुल्क जो कानूनी सेवाएं हैं वो कौन कौन ले सकते हैं? तो जैसे महिलाएं, बच्चे, SC ST के सदस्य, औद्योगिक जो कामगार हैं, सामूहिक आपदा, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप आदि जो औद्योगिक, इसके अलावा औद्योगिक जो आपदा है उसके शिकार लोग हैं, दिव्यांग व्यक्ति, हिरासत में जो व्यक्ति है, और ऐसे व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं है, तो इन सबको मुफ्त में कानूनी सेवाएं मिलती हैं, ठीक। कोई गिरफ्तार हो गया, उसके पास कोई वकील नहीं है, पैसे नहीं देने को, तो मुफ्त में ये कानूनी सेवाएं मिलती हैं, ठीक है। तो ये सब काम है इसका, ठीक है। नालसा कहेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2024 में किस द्वीप समूह में 1156 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? आंसर होगा इसका लक्षद्वीप। क्या आंसर? लक्षद्वीप, ठीक है। फोटोग्राफ दिखा देना चाहता हूँ, ये देखिए आप, ऊपर ही लिखा हुआ है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी 2024 को, अभी हाल ही में, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में बहुत सारी परियोजनाओं को उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। टोटल लागत 1156 करोड़ रुपए है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये कहाँ से कहाँ तक हुआ है, मैप के जरिए समझते हैं। प्यारा भारत है अपना, और इसमें ये तो रहा लक्षद्वीप, ढेर सारे द्वीप हैं यहाँ पर, ओके, छोटे 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 छोटे। यहाँ है कोच्चि, और नज़दीक लेके चलते हैं आपको। तो कोच्चि और लक्षद्वीप, ये जो ढेर सारे द्वीप है, ये सब द्वीप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक फैले हुए हैं। इनके बीच में समुद्र के नीचे जो सतह है, वहाँ से ये केबल गुजारा गया है, उसको कहते हैं सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो ये परियोजना थी और इसी का उद्घाटन किया गया है। इसकी घोषणा हालांकि 2020 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था, और ये कहा था कि जल्द ही इसको पूरा कर लिया जाएगा। तो सबमरीन केबल डाली गई है समुद्र के नीचे, और यहाँ से इंटरनेट को यहाँ पहुँचाने का काम किया गया है। इससे हुआ क्या? इससे हुआ है कि जो तमाम द्वीप हैं लक्षद्वीप के, द्वीप समूह है लक्षद्वीप, तो उसके तमाम द्वीपों में इंटरनेट 100 टाइम्स बढ़ गया। इससे पहले जो इंटरनेट वहाँ प्रोवाइड किया जा रहा था वो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट था, जो कि इसकी स्पीड थोड़ी कम थी। अब पहले 1.7 Gbps मैक्सिमम स्पीड थी, और अब वो 200 Gbps के आसपास हो गई है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर जो कम्युनिकेशन बेहतर होगा, इंटरनेट सेवाएं बेहतर होंगी, टेली मेडिसिन, एजुकेशन, डिजिटल बैंकिंग, मुद्रा के साक्षरता, इन सब पर बहुत काम होगा, ओके। अच्छा, आप सोच रहे होंगे, कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि ये सबमरीन केबल क्यों डाला गया है? इंटरनेट तो सैटेलाइट से ही मिल जाता है। सैटेलाइट से जो इंटरनेट है उसकी तकनीक अभी आगे बढ़ रही है, ठीक है। जैसे मैंने बताया GSAT-20 इंडिया का लॉन्च होने वाला है स्पेस एक्स की मदद से। वो जब जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा हमें स्पीड से 46 या 48 Gbps की स्पीड मिलेगी, 40 से ज़्यादा ही मिलेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ बात क्यों हो रही है 200 Gbps। Gbps का मतलब क्या हुआ? Gbps का मतलब हुआ गीगाबाइट पर सेकेंड। हमें स्पीड चाहिए, ज़्यादा इंटरनेट चाहिए स्पीड का, तो उसके लिए हमें केबल से ही गुजारना पड़ेगा। दुनिया में जो भी इंटरनेट है ना, वो समुद्र के नीचे केबल से ही गया है। मतलब आप तक जो इंटरनेट पहुंच रहा है वो भी केबल से पहुंच रहा है। यहाँ तक कि आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मोबाइल फ़ोन जो है ना वो बिना तार का है, लेकिन ये केवल टावर तक ही है। टावर के बाद टोटल का टोटल काम जो है ना वो वायर के थ्रू ही हुआ है। पूरे देश में, पूरी दुनिया में ये तारों का जाल बना हुआ है। तो मोबाइल यानी हम बस यहाँ से और टावर तक ही कनेक्शन के लिए ये वायरलेस है, उसके बाद पूरा का पूरा वायर है, ठीक है। तो इस तरह से इंटरनेट भी हम जो इस्तेमाल करते हैं, ब्रॉडबैंड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो सब उसी से है।
यहाँ तक कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये जो यूट्यूब पे देख रहे हैं अगर आप, तो इसका सर्वर कहाँ पर रखा हुआ है? अमेरिका में रखा हुआ है। तो अमेरिका से, वहाँ से समुद्र के नीचे जो तार बिछे हुए हैं उससे होकर डेटा आप तक पहुँच रहा है। ऑप्टिकल फाइबर लगे हुए हैं और इतना तेज़ी से पहुँच रहा है कि आपको पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात जो आपने जाना। और भी कई सारी परियोजनाएं थी, उसका उद्घाटन किया और कुछ का शिलान्यास किया है। जैसे थर्मल डिसैलिनेशन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। उससे ये होगा कि समुद्र का जो खारा पानी है उससे 1.5 लाख लीटर स्वच्छ पेयजल का उत्पादन हो सकेगा हर दिन। और सारी परियोजनाएं, जैसे जो लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती, वहाँ पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जा रहा है। लक्षद्वीप में पहली बैटरी समर्थित सौर ऊर्जा परियोजना भी शामिल है, यानी रात को भी बिजली मिले उसके लिए भी। ठीक है, लक्षद्वीप की बात कर रहे हैं, राजधानी तो कवरत्ती है। प्रशासक कौन है? प्रफुल्ल पटेल है। ठीक है, ये है प्रशासक, यहाँ देख रहे हैं आप। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन। गृह मंत्रालय ने गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के कथित मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ को किस कानून के तहत आतंकवादी घोषित किया है? इसका आंसर है UAPA। ठीक है, UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, हिंदी में कहेंगे इसको गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। ये एक भारतीय कानून है। उद्देश्य ये है कि भारत में संगठनों द्वारा जो मतलब कुछ संगठनों को, लोगों को गैर कानूनी गतिविधि मतलब उन संगठनों और व्यक्तियों के द्वारा जो गैर कानूनी गतिविधियां हो रही हैं उन सबको रोकना, आतंकवाद से रिलेटेड जो भी गतिविधि हो उन सबको रोकना। तो इसमें गोल्डी बराड़ को आतंकवादी घोषित किया गया। ठीक है, तो वो जब आतंकवादी घोषित किया था तो ये सरकार बहुत कम करती है किसी को आतंकवादी घोषित, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसका नाम जो है ना, वो असली नाम सतविंदर सिंह है उर्फ सतिंदरजीत सिंह है। और ये बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ आतंकवादी संगठन से फ़िलहाल कनाडा में रह रहा है। और केंद्र सरकार का मानना है कि वो आतंकवाद से जुड़ा हुआ है उससे, और इसलिए UAPA के तहत उसे आतंकवादी सूची में, लिस्ट में डाल दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार 100 अरब डॉलर की संपत्ति हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला का नाम बताएं। क्या नाम है उनका? आंसर होगा इसका फ्रेंकोइस बेटेन कोट मेयर्स। ठीक है, ये है आंसर इसका। लॉरियल कंपनी का नाम सुना होगा आपने, लॉरियल, उसकी वाइस चेयरपर्सन है। और न्यूज़ दिखा देना चाहता हूँ, ब्लूमबर्ग दुनिया का बहुत ही प्रतिष्ठित इकोनॉमिक एक्टिविटी का समाचार देने वाला वेबसाइट है और न्यूज़पेपर भी है, मैगज़ीन भी। तो उसी ने ये लिस्ट जारी की है बिलियनियर्स की, और इसमें कहा है कि इनकी कुल संपत्ति वो दिसंबर 2023 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज़्यादा है। वो दुनिया की 12वीं सबसे अमीर व्यक्ति है। ठीक है, 70 ईयर की हैं वो। लॉरियल के बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन है। तो दोस्तों ये था इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मुझे लगता है आपको पसंद आया होगा और कल फिर मिलेंगे सुबह 8 बजे। ओके।